हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 58 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देने वाले हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो रहेगी, आधे घंटे की कम से कम रहेगी, लेकिन आपको लगभग 50 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे और साथ ही साथ 10-20 एडिशनल जो फैक्ट वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर जो हाल ही में आने वाला है, तो उसको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर घोषित कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा, जिसको जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ कहते हैं, महासभा में 15 जून, कब? 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा पहला दिवस सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर 2009 में मनाया गया था। 15 जून 2007 में अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इसको स्वीकृति दे दी 15 जून 2007 को, और पहली बार इसको मनाया गया 15 जून 2009 को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं होती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो आकस्मिकता निधि होती है उसके खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारत में जो आकस्मिकता निधि है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, उस पर किए गए खर्च के लिए प्रत्येक वर्ष बजटीय अनुमोदन लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट इससे फैक्ट जुड़ा हुआ है, आकस्मिकता निधि जो है उसका वर्णन भारतीय अनुच्छेद जो है यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल दोस्तों 267 में मिल जाएगा। ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर ये। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोरा। जो टीबी है दोस्तों एक जीवाणु जनित बीमारी है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा टीबी कैसा है, जीवाणु जनक, विषाणु जनक। ठीक है, तो जीवाणु जनक बीमारी है और इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, सिप्रपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना जाता है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सिप्रपथ पुलिस थाना संसार का सर्वोत्तम थाना माना जाता है और राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर पिंक सिटी, जिसको जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर में है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जोधपुर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का जो मांग वक्र होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वो दोस्तों ओएक्स अक्ष पर क्षैतिज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का तात्पर्य जो है वो बाजार की उस स्थिति से है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता। इसमें वस्तु का मूल्य एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम साउंड की बात करें, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है दोस्तों, और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिन के समय 6 बजे से
सुबह से लेके रात 10 बजे तक का जो अनुमानित स्तर बताया गया है वो 55 dB के बराबर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, दिन के समय। अब यहाँ पर रात के समय पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब रात के समय दोस्तों थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 डेसिबल के करीब। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों रात 10 PM से सुबह 6 AM तक का समय है उसमें 45 dB ही अलाउड है। ठीक है दोस्तों। अब 80 डेसिबल से अधिक जो प्रबलता की ध्वनि होती है, 80 dB से अधिक प्रबलता की ध्वनि, वो शोर जो है शरीर के लिए बहुत कष्टदायी होता है, मतलब शरीर के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्नलिखित में से क्रमशः किन देवताओं की मूर्ति रखी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु और शिव की। ठीक है, विष्णु और शिव की, शिव और विष्णु की नहीं है, सबसे पहले विष्णु की है फिर शिव की है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृहों में, तो बद्रीनाथ में किसकी है? भगवान विष्णु की मूर्ति है और केदारनाथ मंदिर में शिव की मूर्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? तो 8वां क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, उत्पादन का समतुल्य स्तर, संतुलन स्तर बिंदु या पूर्ण प्रतियोगिता। तो 8वें क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, संतुलन स्तर बिंदु, ये एकदम से एग्जैक्टली सही होने वाला है। ठीक है, देखिए जिस बिंदु पर फर्म को न लाभ होता है और हानि अर्थात शून्य लाभ होता है या सामान्य लाभ होता है, उन बिंदुओं को संतुलन स्थिर बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है 9वां क्वेश्चन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी ये क्वेश्चन बनता है। तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में, कब? मार्च 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहते हैं, इसको बनाया था। ठीक है, CR दास को इस पार्टी का अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 9th क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन के बाद ये बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं 10वां, सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन है? तो सिखों का अंतिम गुरु यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को माना गया है। ठीक है, अगला है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो जो राजेंद्र चोल हैं या इनको कहते हैं राजेंद्र प्रथम, 1014 से 1044 AD के मध्य ये रहे हैं और इनके नाम से प्रसिद्ध चोल वंशीय राजा ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से एक सैन्य अभियान उत्तर पूर्वी भारत यानी कि गंगा घाटी की विजय हेतु भेजा था, जिसमें वह सफल भी रहा था। इसके पश्चात ही राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड की उपाधि धारित की थी। कौन सी उपाधि? गंगैकोंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी इनके द्वारा बनवाई गई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है PCXT का क्या आशय है? तो PCXT की अगर हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी नहीं, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हम बात करें तो वर्तमान पीढ़ी के अंतर्गत सभी जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, उनको PCAT भी कहा जाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक दोस्तों एम्पियर हो जाता है। विद्युत आवेश का नहीं, सॉरी, विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम्ब है आवेश का, जबकि करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। ठीक है, ताप का केल्विन हो गया। ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है सैनिटरी लैंड फिलिंग। क्या कहलाती है? सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठोस अपशिष्ट है, कोई सॉलिड वेस्ट है, उसको निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें तो सैनिटरी लैंड फिलिंग कहा जाता है। और सैनिटरी लैंड फिलिंग विधि में अपशिष्टों को निर्धारित स्थान पर फेंक कर उस पर बुलडोजर चलाकर उसे घनिष्ठता से यानी कि सॉलिडली भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन तो नहीं कहलाएगी। स्वेदन, परासरण, श्वसन, चार विकल्पों में से कौन सा सही है? तो 15वें का आपका डी सही है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण ये कहलाती है क्रिया। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का ऑस्मोसिस यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जो है वो परासरण किया ऑस्मोसिस कहलाती है। जल का पौधे की पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाया जाना जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पौधों में फ्लोएम ऊतकों द्वारा पत्ती से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों पर पहुंचाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। और दोस्तों अगर बात करें तो पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है, ये भी कई बार पूछा गया है। और पौधों की आयु निर्धारण की जो यह प्रक्रिया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये यानी कि क्या है? जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु की गणना करना। अगला क्वेश्चन है 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 जो बाइट्स हैं दोस्तों ये बराबर होती हैं 1 KB के। 1 KB इक्वल्स टू 1040 बाइट। ठीक है, अब है मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को यूरिन यानी कि मूत्र कहते हैं। मानव मूत्र जो है वो पारदर्शी और हल्के पीले रंग का होता है और इसका हल्का पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो सामान्यतः जो ताज़ा मूत्र होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका pH 4.5 से आपका 8.6 के करीब होता है। और देखें अगर इसमें तो मूत्र में एल्ब्यूमिन पाया जाता है जो असामान्य है। तो मूत्र का असामान्य घटक यहाँ पर एल्ब्यूमिन है। ठीक है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन है। और मूत्र का जो हल्का पीला रंग है यूरोक्रोम वर्णक, जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम पिगमेंट है उसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। अब मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी की, ये तो पुत्रजया है। ठीक है, वैसे तो कुआलालंपुर है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल राजधानी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, अंतरण अदायगी में क्या शामिल है? तो अंतरण अदायगी में सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान शामिल है। फिर है, उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जाता है यदि विदित हो। आपको अगर दोस्तों यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य मालूम हो तो उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच के अंतर को निकाल सकते हो। गतिशील जो वैद्युत आवेश होता है वो पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र में ध्वनि तरंगों से, प्रकाश किरणों से या ऊष्मा तरंगों से। तो 22वें का जो सही जवाब है वो चुंबकीय क्षेत्र से। गतिशील जो वैद्युत आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र से पैदा होता है। एल्कोहली यानी कि OH समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर FeCl3 परीक्षण होता है, फेरिक क्लोराइड का परीक्षण है। इसके द्वारा ये तय किया जाता है कि एल्कोहलिक समूह इसमें उपस्थित है या नहीं। ठीक है दोस्तों, फेरिक क्लोराइड परीक्षण द्वारा किया जाता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं यानी कि सैचुरेटेड फैट्स में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षिक तत्व है। तो पादप द्वारा जो बड़ी मात्रा में आपेक्षिक तत्व है वो नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन 25वें का। पौधों के विकास और पोषण में नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें 10 दीर्घ मात्रिक या गुरु तत्व हैं, मैक्रो एलिमेंट हैं, और या गुरु पोषक, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, लोहा जैसे हैं। ठीक है, ये है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है दोस्तों वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में जारी की जाती है। अगला है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र वाली फसल क्या है? तो 27वें का सही जवाब है चावल। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली जो फसल है वो चावल ही है, क्योंकि भारत के बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 23.5% भाग पर चावल पैडी की खेती की जाती है और भारत विश्व का लगभग 28% चावल अकेले उत्पादित करता है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो आप लोग बखूबी पहचानते होंगे, एल्यूमिनियम का अयस्क यहाँ पर बॉक्साइट है और इसका सूत्र Al2O3.2H2O होता है। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये लोहा के अयस्क हैं। और सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इस अयस्क का नाम बॉक्साइट रखा गया है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा पाया जाता है? 29वां प्रश्न है और इसका सही जवाब आपका नाइट्रोजन ही है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बिमल जालान हैं। अगला है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण के लिहाज से 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। ये दोस्तों सीमांत आय कीमत से कम होती है। दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तो तंतु आहार में दोस्तों आपका सेलुलोज शामिल होता है। अब किस युग्म का विकृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो केंचुआ और जोंक का जो परिसंचरण तंत्र है वो विकृत प्रकार का होता है। 36वें प्रश्न का
सही जवाब यही होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों फोर्ट विलियम है। तीसरे जो राष्ट्रमंडल युवा खेल ये कहाँ हुए थे? तीसरे की बात की जा रही है, पुणे में। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? तो नई मकान का निर्माण ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप, तो दोस्तों सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो हमारे शरीर को दोस्तों ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो 42वें का 1976 यहाँ पे विकल्प सही है। देखा जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का समावेश कौन सी समिति के अंतर्गत किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। इतने फैक्ट पूछता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अतिवृष्टि है। क्या है? वृष्टि, ज़्यादा बारिश। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाता है? 44वें क्वेश्चन का सही जवाब है लेजर। क्या कहलाता है? लेजर। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? तो वायरल संक्रमण से जो रोग होता है वो जुकाम है। सी ऑप्शन है। और कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है पीरू धारा। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और कैनरी धारा, ये सभी धाराएं अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन से नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब है भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब होगा। जल के आयनी गुणनफल का मात्रक क्या है? मोल स्क्वायर। ये सेकंड वाला आपका करेक्ट होने वाला है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन विदिन 22 मिनट देखे हैं। कैसा लगा सेशन? प्रतिक्रिया कमेंट में दें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या सीधे से टेलीग्राम में एग्ज़ाम धुन सर्च करें, आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन करें और वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करें।